गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में, जिसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। और इस श्रृंखला का मतलब इस टॉपिक पर ये मेरा अंतिम वीडियो है, तीसरा, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के अन्य राजनीतिक विचारों की। अब तक हमने बात की है उनके राष्ट्रवाद के जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया, उसकी बात हमने पिछले वीडियो में की। और उससे आगे की बात आज हम करेंगे जो अन्य राजनीतिक विचार उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। उम्मीद है अब तक आपको जो बताया गया है इस विषय में वो आप समझ पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कठिनाई होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। तो हाँ, हम बात करते हैं अब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रबुद्ध राजतंत्र का सिद्धांत। प्रबुद्ध राजतंत्र के सिद्धांत से हमारा क्या आशय है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दयानंद सरस्वती हैं, उनके जो राजनीतिक विचार हैं या राज्य संबंधी जो विचार हैं, वो मनुस्मृति और वैदिक मान्यताओं पर आधारित है। कैसे? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। मनुस्मृति में हमने देखा है कि एक धर्म से नियंत्रित राज्य की का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी राज्य धर्म पर आधारित होगा, धर्म के अनुसार कार्य करेगा, ये दृष्टिकोण मनु ने प्रतिपादित किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस विचार को मनुस्मृति से ग्रहण किया है और धर्म पर आधारित राजतंत्र का विचार उन्होंने मनुस्मृति से ग्रहण कर लिया। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती राजतंत्रीय शासन की बात करते हैं। राजतंत्र को, निरंकुश राजतंत्र को, निरंकुश इन द सेंस कि राजा के पास सारी शक्तियां हैं सैद्धांतिक तौर पर, उस दृष्टिकोण का प्रतिपादित उन्होंने किया, जैसा कि मनु ने मनुस्मृति में किया था। लेकिन वो किस पर आधारित होगा? धर्म पर आधारित होगा। राजतंत्र धर्म द्वारा नियंत्रित होगा, धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए होगा और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। ये दृष्टिकोण दयानंद सरस्वती ने मनु से ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने वेदों से क्या ग्रहण किया? वेदों में सभा नाम की एक संस्था का जिक्र आता है। सभा और समिति, दो संस्थाओं का जिक्र आता है बल्कि। तो दयानंद सरस्वती ने जो सभा का जो विचार है वहां से वेदों से ग्रहण किया और ये भी विचार ग्रहण किया कि राजा का निर्वाचन होना चाहिए। राजा वंशानुगत न होकर के निर्वाचित पद होगा। और कैसे निर्वाचन होगा? उनके अनुसार सभा में जो सर्वाधिक बुद्धिमान और विद्वान होगा, व्यक्ति होगा, उसको जो है राजा के रूप में निर्वाचित किया जाना चाहिए। ऐसा मनु ने दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया है। यानी राजा तंत्र की बात की उन्होंने, लेकिन निर्वाचित राजतंत्र, ये अपने आप में एक अनोखा विचार है जो हमारे यहाँ मिलता है। आधुनिक समय में राजतंत्र को हम जो है निर्वाचित नहीं मानते। निर्वाचित वंशानुगत जो शासन होता है उसी को हम राजतंत्र कहते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने निर्वाचित राजतंत्र के विचार को का प्रतिपादन किया है, जो कि धर्म पर आधारित होगा, धर्म से नियंत्रित होगा, धर्म के अनुसार कार्य करेगा। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीति पर धर्म और नैतिकता के नियंत्रण की बात की है। पहला बिंदु ये हमने पूरा किया। दूसरे बिंदु पे हम जाते हैं, लोकतंत्र का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती एक लोकतंत्रवादी थे।
अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। लोकतंत्र में उनकी आस्था थी। अगर हम प्रमाण ढूंढना चाहें कि हम कैसे उनको लोकतंत्रवादी कह रहे हैं, लोकतंत्र का समर्थक कह रहे हैं, तो तीन बातें इसके पक्ष में हम कह सकते हैं। पहली बात कि आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी बंबई में। वो आर्य समाज का जो संगठन था वो निर्वाचन पर आधारित था। सभी पदों का पर जो पदाधिकारी होते थे उनका निर्वाचन होता था। तो हिंदू समाज में पहली बार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक विचार उन्होंने दिया कि निर्वाचन का तत्व उन्होंने जोड़ दिया। हमारे यहाँ तो निर्वाचन की बात ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो एक व्यवस्थित सिद्धांत था जिसमें जन्म से ही कुछ लोग श्रेष्ठ माने जा गए थे, कुछ लोग मतलब शूद्र माने गए थे। जन्म से ही ऐसा हमारे यहाँ प्रचलित रहा। हालांकि वो एक विकृत रूप था, मूल रूप में ऐसा नहीं थी संस्थाएं, बाद में ऐसा हो गया था। लेकिन लंबे समय तक प्रचलित रहने जाने के बाद कारण जो है उसी को सच मान लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समाज में निर्वाचन की बात करना अपने आप में एक नया विचार था जो स्वामी दयानंद ने किया। दूसरी बात, उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श शासन प्रणाली निर्वाचन तथा शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। उन्होंने जिस आदर्श राजतंत्रीय प्रणाली का जिक्र किया है, जिसको हमने थोड़ा सा अभी पिछले स्लाइड में समझा था, वो आदर्श शासन प्रणाली जो है वो निर्वाचन पर आधारित है। हमने देखा राजा का निर्वाचन होना है और योग्यता के आधार पर होना है। और साथ में शक्ति विभाजन की भी बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई राजा जो है पर जो है नियंत्रण रखेगी सभा, और सभा पर नियंत्रण रखेगी जनता। इस प्रकार का उन्होंने एक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। तीन सभाओं की जिक्र किया उन्होंने, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा और विद्यार्य सभा। एक में धर्म के विद्वान, एक में जो बाकी शिक्षक जो विद्वान लोग हैं वो बैठेंगे, तीसरे में जो है राजनेता बैठेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था थी उनकी। और ये तीनों सभाएं एक दूसरे को नियंत्रित करेंगी। तो ये नियंत्रण और की पर आधारित थी, शक्ति पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था थी एक प्रकार से। तो ये लोकतंत्र की पहचान होती, शक्ति राज्य सरकार की शक्तियां सीमित हों, ये लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। तीसरी बात, हिंदू समाज को जन्म के स्थान पर मनोवृत्ति, योग्यता तथा कार्यों के आधार पर पुनर्गठित करने का विचार दिया था उन्होंने। हमारे यहाँ तो मैंने पहले भी बताया कि जन्म से ही ब्राह्मण और शूद्र बना दिए गए थे। उस समाज को फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, ये मनोवृत्ति, गुण यानी योग्यता और कार्यों पर आधारित होना चाहिए, जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या शूद्र है, ये जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी मनोवृत्ति क्या है उस पर निर्भर होना चाहिए। कहाँ उसका जन्म हुआ है इस पर नहीं, उसकी क्या योग्यता है इस पर निर्धारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की लोकतंत्र में बड़ी आस्था थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में गांवों के महत्व को देखते हुए एक संगठित व्यवस्थित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। और उनके ये जो ग्राम प्रशासन संबंधी विचार हैं वो मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने गांव को प्रशासन और अर्थव्यवस्था की इकाई के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया।
गांव क्या है? एक तो प्रशासन की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, प्राथमिक इकाई है, और अर्थव्यवस्था की भी प्राथमिक इकाई है। आगे चल के गांधी ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया और गांधी ने ग्राम स्वराज्य की जो बात की, वो कहीं ना कहीं मतलब दयानंद सरस्वती भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। गांव को जो है एक बेसिक यूनिट के रूप में स्वीकार किया उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि प्रति एक गांव पर एक अधिकारी होगा, फिर 10 गांवों पर अधिकारी होगा, फिर 20 पर होगा, फिर 100 पर, फिर 1000 पर, फिर 10,000 गांवों पर। और ये अधिकारी नीचे से ऊपर तक सूचनाएं पहुंचाएंगे, प्रशासन का एक एक दूसरे का निरीक्षण और नियंत्रण करेंगे। यानी ग्रामीण प्रशासन की एक पद सोपान पर आधारित व्यवस्था का उन्होंने प्रतिपादन किया। कुल मिलाकर के बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य को गांवों के एक संघ के रूप में संगठित करने पर बल दिया। अभी जैसे हमारा देश राज्यों का संघ है, स्वामी जी ने उसको ग्रामों के संघ के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट है अहिंसा की निरपेक्षता में संशोधन किया उन्होंने। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हम जानते हैं। निरपेक्ष अहिंसा की बात करते थे। हालांकि कुछ परिस्थितियों में गांधी ने भी हिंसा को निरपेक्ष नहीं माना, अहिंसा को निरपेक्ष नहीं माना। गांधी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अहिंसा को निरपेक्ष नहीं माना। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक सन्यासी थे, लेकिन वो मानते थे कि राजनीति में, राज्य की स्थापना में और राज्य को कायम रखने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा आवश्यक। इसलिए सन्यासी होते हुए भी उन्होंने निरपेक्ष अहिंसा का समर्थन नहीं किया। मानते थे कि राजनीति पूर्णतया अहिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। समाज के समाज को ठीक से संगठित रखना है तो थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी। अपराधियों को शारीरिक दंड अथवा प्राण दंड दिए जाने का उन्होंने समर्थन किया, उसका विरोध नहीं किया उन्होंने कि भाई अगर व्यवस्था कायम रखनी है तो अपराधियों को दंड देना पड़ेगा और हो सकता है प्राण दंड भी देना पड़े। सार्वजनिक अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वो बहुत अहिंसा के परम पुजारी थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। वो मानते थे कि सार्वजनिक जीवन में कुछ न कुछ सीमा तक अहिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा और इसको उन्होंने उचित माना। लेकिन निजी जीवन में वो अहिंसा परमो धर्म के विचार के जो है समर्थक रहे। और आपको पता है कि जिसने उनको विष दिया उसे भी उन्होंने क्षमा कर दिया था। उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया इस मामले में और ये माना कि कोई भी देश पूर्णतया अहिंसा पर आधारित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन उन्होंने किया। जैसे हमने पहले भी कहा कि वो लोकतंत्रवादी थे। उन्होंने व्यक्ति के अधिकार की बात की, व्यक्ति के उत्थान की बात की। जब वो सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि समाज में व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको उचित स्थान दिया जाना चाहिए, तो ये उनकी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी एक तरह से। और वो स्वतंत्रता को बहुत आवश्यक मानते थे। खासकर बौद्धिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता की, और उन्होंने कहा कि सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। स्वतंत्रता के बौद्धिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयामों की बात की उन्होंने। बौद्धिक यानी विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक हम समझते हैं, राजनीतिक हम समझते हैं। इसी तरह उन्होंने व्यक्तिगत उन्नति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु समाज संबंधी गतिविधियों में सीमित स्वतंत्रता का। जैसे हमने मिल का विचार ये था, उसी का एक तरह से
उक्ति का समर्थन करते हुए स्वामी जी ने भी कहा कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज संबंधी कार्यों में स्वतंत्रता उसकी सीमित हो जाती है। जब हमारी इन गतिविधियों का प्रभाव केवल हम पर पड़ता है, उसमें हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपनी उन्नति के लिए। लेकिन हमारी जिन गतिविधियों का प्रभाव समाज पर पड़ता है, उस मामले में हमारी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि हमें दूसरों की समान स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। इसलिए उन्होंने ये एक समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है कि भाई व्यक्तिगत मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिले, व्यक्तिगत उन्नति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की उन्होंने, लेकिन समाज संबंधी मामलों में सीमित स्वतंत्रता की बात की। और इसलिए जो है वो मानते थे कि सार्वजनिक हित के लिए, सामुदायिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है साहब, देवीय कानून की श्रेष्ठता। स्वामी जी का मानना यह था कि वो वैसे राज्य के विरोधी नहीं थे, अराजकतावादी नहीं थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो अराजकतावादी थे। सार्वजनिक जीवन में अराजकतावाद का समर्थन नहीं किया, उन्होंने राज्य के अंत की बात नहीं की, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो अराजकतावादी थे और वो मानते थे कि भाई ईश्वर का कानून जो है वो मानव निर्मित कानून से बड़ा होता है। और कभी ऐसी स्थिति आए कि राज्य की विधि में और ईश्वर की विधि में कोई टकराव हो, तो ईश्वरीय विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट है साहब, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। राज्य के कार्य क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो स्वामी जी ने राज्य के लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उनके अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति का भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण है। यानी सर्वोत्मुखी कल्याण की बात हो गई, भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सब आ गया, उसमें सब कुछ शामिल हो गया। उन्होंने राज्य के सावयव स्वरूप के आधार पर राजा द्वारा जन कल्याण का प्रतिपादन किया। राज्य एक सावयव है, जिस प्रकार हम अपने शरीर के अंगों का ख्याल करते हैं, वैसे ही जनता के कल्याण का ख्याल करना जो है राजा का काम है। सावयव शरीर को, राज्य को सावयव मानते हुए उन्होंने ऐसा कहा। साथ में उन्होंने कहा है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का प्रजा में न्यायपूर्ण वितरण ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। यानी राज्य किसके लिए है? लोक हिताय, जनता के हित के लिए। तो ये सब राजनीतिक विचार प्रतिपादित किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूल्यांकन की बात करें तो स्वामी जी की क्या देन है, अगर इस पर हम विचार करना चाहें तो 3 बिंदु मैंने आपके लिए यहाँ दिए हैं। पहला तो उनका सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार करने का काम किया। किस प्रकार से? कई तरह से उन्होंने किया इस काम को। एक तो भारतीयों को संगठित किया, उनकी फूट को समाप्त करने का काम किया। जो जातियों के आधार पर फूट हमारे अंदर थी, उसको फूट को दूर करने की कोशिश की उन्होंने। साथ ही हमें अपने अंदर, अपने ऊपर गर्व करना सिखाया, अपनी संस्कृति सभ्यता पर गर्व करना सिखाया, अपने अतीत पर गर्व करना सिखाया, अपनी बुराइयों को दूर करने का संदेश दिया और स्वराज्य और स्वदेशी का भी संदेश दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें जो है एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने या एक राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। दूसरा उनका जो अगर हम मूल्यांकन करें तो ज्ञान का लोकतांत्रिकरण, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने प्रतिपादित किया कि हमारे यहाँ जो अधिकारवाद का सिद्धांत था, उसका उन्होंने खंडन किया। अधिकारवाद का मतलब ये है कि भाई वेदों को पढ़ने का अधिकार समाज के कुछ ही वर्गों को है। ज्ञान का जो कुलीन तंत्रीय सिद्धांत था वो हमारे यहाँ प्रचलित था।
स्वामी जी ने उसका खंडन किया और कहा कि नहीं, सबको वेद पढ़ने का अधिकार। वेद किसी एक वर्ग के लिए नहीं, समाज के, वो सबके लिए, सब, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए है। ये उनका दूसरा बड़ा योगदान था। तीसरा, हिंदू समाज के लोकतांत्रिक आधार पर संगठन का प्रयास किया उन्होंने। ये उनका तीसरा बड़ा योगदान था। आर्य समाज के रूप में उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास किया, और वो भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर। ये बहुत बड़ा काम था। तो इस प्रकार से स्वामी जी का भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने में, खासकर जो दलित और महिलाओं की बात करें, उनको आगे लाने में बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ पाए होंगे, और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।